हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वरुण सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड आपको डाउट डिस्ट्रॉय क्लासेस में। फ्रेंड, कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था। लेकिन मैं फिर से वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए। और आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेड ईजी जो सीरीज़ हम लोग का चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एक आईएएस के प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना होगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कंसेप्चुअल मैनर में आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है फंडामेंटल राइट्स। नाउ फंडामेंटल राइट्स है कहाँ, किस पार्ट्स में है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये पार्ट 3 में लाई करता है फ्रेंड। फंडामेंटल किस पार्ट में लाई करता है? पार्ट 3 में लाई करता है। किस आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट की डिस्कशन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नाउ आर्टिकल जो 12 और 13 है वो इसेंशियली फंडामेंटल राइट को डिस्कस नहीं करता। ठीक उसी तरह आर्टिकल 33, 34 और 35 है, 33, 34 और 35 है, वो भी फंडामेंटल राइट को डिस्कस नहीं करता। बेसिकली वो फंडामेंटल राइट के अंदर है पर उस चीज़ को डिस्कस नहीं करता। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 33 एक्सेप्शंस हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, नाउ जो मेनली फंडामेंटल राइट हम लोग को मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। ठीक है, तो यहीं पे हमारे सारे फंडामेंटल राइट डिस्कस किए गए हैं आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। लेकिन पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर? तो 12 से लेके 35 तक। तो एग्जाम में कभी कल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 के अंदर है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है ना। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स क्या है? आखिर फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जिसके बिना आप अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। आपका एग्जिस्टेंस एक जानवर की तरह होगा, एक एनिमल की तरह होगा, अगर आपके पास कुछ बेसिक्स राइट्स आपको ना दी गई हों। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली अ बेसिक राइट प्रोवाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। ठीक है ना। अगर आपको डिग्निफाइड लाइफ जीना है तो आपको फंडामेंटल राइट्स का होना जरूरी है, नहीं तो आप डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते। एक जानवर की तरह आप घूमते फिरते रोड पे चलते रहेंगे। ठीक है, आपके पास मुंह तो होगा लेकिन आप अपने हिसाब से बोल नहीं सकते। इसलिए फंडामेंटल राइट जरूरी है ताकि कोई भी इंडिविजुअल को एक डिग्निफाइड लाइफ मिले। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से ली गई है? तो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो यूएसए से ली गई है। वहाँ यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं और वहीं से ये प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया है। क्लियर है? नाउ व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट? क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है? फंडामेंटल राइट क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए? सवाल तो ये भी है ना। देखिए, फंडामेंटल राइट को लिखा किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर बनाया। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो मेंबर स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए थे। वो भारत को अच्छी तरीके से जानते थे। अंग्रेज किस तरह से भारत को रूल कर रहे थे उसको भी वो अच्छी तरीके से जानते थे। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या होता था कि अंग्रेज जो चाहें वो लॉ लेके आते थे और उसको इम्प्लीमेंट कर देते थे। ठीक है, वो एक डिक्टेटर की तरह देश को चला रहे थे और यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे अपने पावर का यूज करके। तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे स्वतंत्रता सेनानी को पता थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पार्ट थे उसमें से बहुत सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। तो उनको ये पता था कि जो हम पे बीता आगे चल के हमारे देश के लोगों पे ना बीते। उनके पास भी कुछ राइट्स हों ताकि वो अपनी लाइफ को डिग्निफाइड वे में जी सकें। ठीक है, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट को डाला कि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगी। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर देती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, और उस पावर का गलत इस्तेमाल ना करे गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल के ऊपर, इसलिए फंडामेंटल राइट का होना ज़रूरी है।
ठीक है। तो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और ये टॉपिक सिर्फ आईएएस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए नहीं है, एक कॉमन इंडिविजुअल के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे बेसिक्स राइट क्या हैं, कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए। तो फंडामेंटल राइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में लाई करता है 12 से लेकर 35 तक में, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट, देखिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, तो फंडामेंटल राइट को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ हमारे सिटीजन को मिले हैं, सिटीजन को मिले हैं, और कुछ राइट्स एलियंस को भी मिले हैं, ठीक है। एलियंस यानी जो लोग अदर कंट्री के हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं। तो कुछ राइट्स सिटीजन को मिले हैं और कुछ राइट्स एलियंस को मिले हैं। अब वो कौन कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिले हैं पर एलियंस को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो सारे आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ हमारे सिटीज़न ऑफ इंडिया को मिले हैं, ये आर्टिकल्स एलियंस को नहीं मिले। इस आर्टिकल के अंदर जितने भी राइट्स हैं वो सिर्फ इंडिया के सिटीज़न ही इंजॉय कर सकते हैं, वो फॉरेनर इंजॉय नहीं कर सकते, एलियन इंजॉय नहीं कर सकते। बाद बाकी जितना सारा राइट्स है, जो बाद बाकी राइट्स बच गए उसको एलियंस भी इंजॉय कर सकते हैं। बट ये जो बेसिक राइट्स हैं, ये जो 5 बेसिक राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीज़न यूज़ करेंगे, वो एलियंस के लिए नहीं है। बाद में हम आपको बताएंगे कि वो एलियंस को क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया है, वो सिर्फ सिटीज़न के लिए क्यों है। लेकिन फ़िलहाल आपको ये जानना है कि वो सिर्फ सिटीज़न के लिए हैं, एलियंस के लिए नहीं है। तो ये राइट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है 15, 16, 19, 29 एंड 30, राइट। नाउ अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के नेचर। हमारा फंडामेंटल राइट का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, राइट। तो सबसे पहले इसका जो नेचर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है, वो क्वालिफाइड नेचर का है, ठीक है। एब्सोल्यूट नेचर कहने का मतलब क्या है, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। कोई भी राइट्स में अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना किया जाए तो वो होता है एब्सोल्यूट राइट। बट क्वालिफाइड राइट कौन होता है, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड हो, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड हो वो होता है क्वालिफाइड राइट्स। इसको और बोला जाता है दिस राइट आर नॉट सेक्रोसेंट, दिस राइट आर नॉट सेक्रोसेंट एंड नॉट परमानेंट। अब ये क्या बात हो गई भाई, नॉट सेक्रोसेंट, नॉट परमानेंट। अगर ये राइट परमानेंट है ही नहीं तो सिटीजन फिर इसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं। कहने का बेसिकली क्या मतलब है, नॉट सेक्रोसेंट। अब सेक्रोसेंट का मीनिंग क्या होता है पहले ये जान ले। सेक्रोसेंट का मीनिंग होता है अति पवित्र, जिसको कभी चेंज ना किया जा सके, जिसको कभी हटाया ना जा सके, वो सारी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेक्रोसेंट, ठीक है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना वो सेक्रोसेंट नेचर का नहीं है। कहने का मतलब उसको चेंज किया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है, वो परमानेंट नेचर का नहीं है, वो अस्थाई नेचर का नहीं है, वो हट भी सकता है। अगर आप लोगों ने 44th अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ा है ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी यहीं पे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो परमानेंट नेचर का नहीं है। क्यों परमानेंट नेचर का नहीं है, हम क्यों 44th अमेंडमेंट एक्ट का बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि उस एक्ट के थ्रू आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट से निकाल के उसको एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था और उसको पार्ट 12 में डाल दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो इसी से हमको पता चल जाता है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो परमानेंट नेचर का नहीं है, उसको रिपील किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है।
ठीक है, दैट्स वाई आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट इन नेचर, नॉट परमानेंट इन नेचर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर बट क्वालिफाइड इन नेचर. दैट मीन्स अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द फंडामेंटल राइट. नाउ व्हाट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको. जैसे मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ पढ़ने जाना है, पर मेरे पापा ने बोला नहीं तुमको नहीं जाना है, एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तुमको नहीं जाना है. तो हम पूछे क्यों नहीं जाना है, तो बोले बस नहीं जाना है तो नहीं जाना है. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि कोई रीज़न प्रोवाइड नहीं किया गया है इस रिस्ट्रिक्शन के पीछे. जब कोई रीज़न नहीं है रिस्ट्रिक्शन के पीछे तो उसे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलेंगे. आपको एक रीज़न प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं जाएं. अगर यहाँ रीज़न प्रोवाइड होता कि हम क्यों नहीं जाएं तो उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलेंगे. जैसे अगर हम बोले पापा को कि हमको पढ़ने जाना फ्रेंड के यहाँ, पापा मना किए, तो हम बोले क्यों मना कर रहे हैं, तो बोले बेटा अभी कोरोना का टाइम है, अभी फ्रेंड के यहाँ मत जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज़ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. नाउ हु विल डिसाइड द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट. ठीक है, कौन डिसाइड करेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल नेचर का है भी या नहीं. Then this power belongs to the court of India, the Supreme Court and the High Court of India, right? तो reasonable restriction कौन decide करता है, court. तो court has the authority to decide the restriction imposed by the government, imposed by the parliament are reasonable in nature or not, right? तो restriction कौन बताएगा कि रीजनेबल है कि नहीं, कोर्ट बताएगा. ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसलिए वो क्वालिफाइड नेचर का है. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो वो क्वालिफाइड नेचर का नहीं होता, वो एब्सोल्यूट नेचर का होता और हम पूरी तरीके से अपना फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर पाते. जैसे हमारे पास स्पीच, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी है. आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, ठीक है, आप सोसाइटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, अभद्र भाषा के यूज नहीं कर सकते, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, देश के यूनिटी को ठेस पहुँचे ऐसा कोई बात नहीं बोल सकते. इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का होना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. इसलिए भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का होना ज़रूरी है. नहीं तो हम चलते आते किसी को भी बदनाम कर देते, ठीक है, किसी की भी डिग्निटी को ख़राब कर सकते थे, सोसाइटी में जो हमारा कल्चर है उसको बिगाड़ के रख देते. क्योंकि मेरे पास फुल फ्रीडम होता ना तो हम ऐसा कर सकते थे. चूँकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तो वो हमको रोकता है ऐसा करने से, तो सोसाइटी के जो कल्चर हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं. क्लियर है? नाउ तो रिस्ट्रिक्शन डिसाइड करता है कोर्ट. नाउ अब देखिए ये जो फंडामेंटल राइट है वो हमको किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टेट के अंदर. ठीक है, स्टेट के खिलाफ हमको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नाउ जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको स्टेट छीन नहीं सकती. जैसे मेरे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हम कुछ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो हमको वो पकड़ के जेल में उठा के नहीं डाल सकती. क्लियर है? तो फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ. स्टेट कौन है वो हम लोग आर्टिकल 12 में समझेंगे. आर्टिकल 12 बताता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के बारे में. जब हम लोग आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि स्टेट के अंतर्गत आते क्या क्या चीज़ें हैं. लेकिन बेसिकली अभी समझ के रखिए कि गवर्नमेंट आते हैं सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, जो भी पावरफुल बॉडी है जो मोनोपोली इस्टेब्लिश किया हुआ है उसको हम लोग स्टेट बोलेंगे. फिलहाल इतना समझिए कि गवर्नमेंट स्टेट है. ठीक है, आगे चल के हम अलग अलग केस डिस्कस करके आप लोगों को बताएंगे कि स्टेट के अंदर कौन कौन लाइक करता है. 5-6 केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, नटसेल में डिस्कस करेंगे जितना आप लोग को ज़रूरत हो, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से स्टेट के कैटेगरी में फॉल करते हैं. देखिए ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट आर्बिट्ररी एक्शन. ठीक है, कोई भी एक्शन के खिलाफ नहीं प्रोटेक्ट करता है, आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है. आर्बिट्ररी एक्शन क्या होता है, मनमाने तरीके से एक्शन जो लिया जा रहा है आपके खिलाफ सरकार के द्वारा, ये उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि कोई भी एक्शन से प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, जो जस्टिफाइड एक्शन है उनसे प्रोटेक्ट आपको नहीं करेगा, ये हमेशा आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्ट करेगा स्टेट का. तो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, नॉट फ्रॉम एनी अदर एक्शन ऑफ द स्टेट. क्लियर है?
तो आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट से हमको बचाता है। अब बचाता है तो उसका फ़ायदा क्या है हमको? देखिए, स्टेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर दे के रखी है। अब किसी इंडिविजुअल के पास, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के पास बहुत ज़्यादा पावर हो तो वो क्या कर सकता है? वो दूसरों को कुचल सकता है, दूसरों के फ्रीडम को कुचल सकता है। इसलिए हमको ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट यहाँ के लोगों को कुचले ना, उनकी भावनाओं का कद्र करे, उनके फ्रीडम का कद्र करे। इसलिए इसको हमको प्रोटेक्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट के द्वारा स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से। ठीक है नाउ, तो क्या फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है हमारे पास, या इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है? तो नहीं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ 3 को छोड़ के। 3 केसेस में हम इंडिविजुअल के खिलाफ भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, पर बाद बाकी सारे कंडीशन में हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। वो 3 कंडीशन क्या है? देखिए, पहला है आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को डिस्कस करता है, ठीक है। दूसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23-24, और जो लास्ट है वो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये 3 केस में आप सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जा सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी अंडर आर्टिकल 17 राइट टू 23, 24 और 21 के अगेंस्ट, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी। लेकिन बाद बाकी केसेस में आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपको रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कि आपको ऐसा नहीं बोलना है, तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा रहे हैं या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा रहे हैं। नहीं, आप नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आप बोल सकते हैं मेरा लीगल राइट का हनन हो रहा है। आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, लीगल तरीके से कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। तो 3 कंडीशन में आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। बाद बाकी सारे आर्टिकल को, फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तब। क्लियर है? नाउ हाँ, अब कुछ जो राइट्स है ना फंडामेंटल राइट में, कुछ राइट्स नेगेटिव नेचर के हैं और कुछ राइट पॉजिटिव नेचर के हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव इंजेक्शन के हैं, कुछ पॉजिटिव कमांडमेंट्स हैं, ठीक है, स्टेट के लिए। देखिए, नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है? कुछ जो फंडामेंटल राइट हैं वो स्टेट को रोकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। दिस इज द नेगेटिव कमांड, दिस इज द नेगेटिव इंजेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। तो स्टेट को यहाँ रोका जा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते, यानी हर चीज़ में नहीं आ रहा है, हर चीज़ में मना किया जा रहा है स्टेट को। तो दीज राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, जो स्टेट को रोकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बस कुछ राइट हैं जो पॉजिटिव कमांडमेंट देते हैं स्टेट को कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो दीज आर द पॉजिटिव कमांडमेंट टू द स्टेट, राइट। तो सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड सम फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब एक एक आर्टिकल को समझेंगे कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। क्लियर है? नाउ आगे, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? जस्टिसेबल नेचर क्या है? जस्टिसेबल नेचर कहने का मतलब क्या है कि आपका अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन देता कौन है? तो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको प्रोटेक्शन देता है कि हमारा फंडामेंटल राइट सेफ रहे, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है।
यानी अगर आर्टिकल 32 को निकाल दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर आर्टिकल 32 को निकाल दिया जाए, फंडामेंटल राइट से अगर आर्टिकल 32 को निकाल दिया जाए, तो इन सारे राइट्स का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक वो इन्फोर्सेबल नहीं है तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। क्लियर है? अब पापा मेरे को बोले बेटा तुम 9 बजे ये काम कर देना, हम बोले ठीक है पापा कर देंगे, लेकिन हम काम नहीं किए, तो उनके कहने का कोई मतलब था? नहीं था। अगर वो इन्फोर्स होता, अगर तुम काम नहीं करेगा तो पिटाएगा, तो इस तरह से वो इन्फोर्स हुआ तो हमको वो काम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आर्टिकल 32 बोलता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन कर रही है स्टेट, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं रेमेडीज़ लेने के लिए, और कोर्ट उस हिसाब से रिट जारी करेगा। ठीक है, रिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो आर्टिकल 32 ना हो तो कोई भी फंडामेंटल राइट का कोई महत्व नहीं है। तो दैट्स वाई द आर्टिकल 32 इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय whom? Dr. B.R. Ambedkar, right? So these rights are justiciable in nature. That means what? If they are violated, if they are snatched by the state, the aggrieved person can go to Supreme Court or High Court. Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226, right? Very interesting ना? आगे हाँ, now can this right be suspended? क्या ये राइट सस्पेंड हो सकते हैं किसी कंडीशन में? Yes, this right can be suspended during national emergency. During national emergency, नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये राइट सस्पेंड हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे राइट सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन। आर्म रिवेलियन के आधार पे सस्पेंड नहीं हो सकते, पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण या वार के कारण, तो कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर बाद बाकी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है तो प्रेसिडेंट को जाना पड़ेगा आर्टिकल 359 के पास, और 359 में लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट चाहें तो अदर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। तो आर्टिकल 359 का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट चाहें तो अदर फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कैन फंडामेंटल राइट बी सस्पेंडेड? Yes, they can be suspended during national emergency. Can fundamental right can be repealed or can be changed? Yes, that can also be happen because Parliament has power to amend, repeal the fundamental rights. Repeal तो किया ना, 44th Amendment में Parliament ने क्या किया? राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल के एक लीगल राइट बना दिया, एक फंडामेंटल राइट को लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। Yes, Parliament has the power to repeal the what? Fundamental right, to change the fundamental right even, right? बहुत लोग सोचते हैं फंडामेंटल राइट का सारे प्रोविज़न क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नो माय फ्रेंड, ऑल द प्रोविज़न ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे कैन बी अमेंडेड, दे कैन बी चेंज, दे कैन इवन बी रिपील्ड, राइट? सो ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि फंडामेंटल राइट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द Constitution. All the provision of the fundamental rights are not basic structure of the Constitution. Some of them are, but not all of them. Clear है? आगे हम समझाएंगे, जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम ऑफ देम आर बट नॉट ऑल। अगर बेसिक स्ट्रक्चर होता तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में कैसे हम रिपील कर देते फंडामेंटल राइट को? राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील नहीं कर पाते ना, क्योंकि केशवानंदा भारती के समय से ही कंसेप्ट आ चुका था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आया था ना 1973 में। तो उसी समय से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट चल रहा है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1978 में। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया जा रहा था तो बेसिक स्ट्रक्चर खराब हो रहा था। अगर खराब होता तो कोर्ट एक्शन नहीं ले लेती, नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब हो रहा था। तो फंडामेंटल राइट का सारा प्रोविज़न बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता। सम ऑफ देम कम अंडर बेसिक स्ट्रक्चर बट नॉट ऑल। क्लियर है? इसको समझेंगे हम लोग बाद में, ठीक है?
और देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, ठीक है, उसके लिए अलग लॉ की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके लिए एक अलग लॉ लाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे समझेंगे फंडामेंटल राइट को। हाँ, ना एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, क्या 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 कहानी है इसके पीछे कि हम इसको फंडामेंटल राइट बोल रहे हैं। देखिए, अगर एक ह्यूमन बॉडी को डेवलप करना है, एक ह्यूमन बॉडी को डेवलप करना है तो वो डेवलप कैसे होती है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ क्या बेसिक यूनिट क्या है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फर्दर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर एक ह्यूमन बॉडी बनता है। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या है, सेल। तो जो सबसे बेसिक राइट्स है जो इंडिविजुअल को जीने के लिए चाहिए वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल लाइफ का फंडामेंटल क्या है, सेल। और लाइफ जीने के लिए फंडामेंटल राइट्स कौन से होना चाहिए, राइट्स कौन से होने चाहिए, जो फंडामेंटल राइट हो, जो फंडामेंटल नेचर का हो, जो बेसिक नेचर का हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट। दूसरी बात क्या है कि इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड प्रोटेक्ट कर रहा है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड हमको इसको प्रोवाइड कर रहा है। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि इसको हमको प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स वाई दिस राइट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। अदर लीगल राइट को देख लीजिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, नहीं, उसके लिए क्या है, अदर चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे राइट्स हमको वो फंडामेंटल चीज़ दे रहा है, जो फंडामेंटल चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इसलिए ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ये राइट्स को हम लोग को फंडामेंटल राइट कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ये राइट फंडामेंटल नेचर के हैं। दूसरी बात क्या है कि वो बहुत इसेंशियल है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट को अगर कराना है तो उसको कुछ बेसिक्स राइट देने पड़ेंगे, तभी उसका जाके ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो दिस राइट आर द बेसिक राइट विच इनेबल एन इंडिविजुअल टू ग्रो इन देयर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये राइट ना हो तो हम लोग एक जानवर की तरह होंगे, ठीक है। तो दीज राइट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये राइट हमको और क्या देता है, ये राइट हमको देता है गवर्नमेंट बाय लॉ, नॉट बाय मेन। हमारा देश लॉ पे चलता है, आदमी पे नहीं चलता, गवर्नमेंट पे नहीं चलता, क्योंकि गवर्नमेंट भी लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। रूल ऑफ द लॉ है इंडिया में, नॉट द रूल ऑफ द पीपल, not the rule of the government, not the rule of the parliament, not the president, not even the prime minister. We are governed by the rule, not by the people. तो हम लोग रूल से चलते हैं, रेगुलेशन से चलते हैं, ठीक है, लॉज से चलते हैं। हम लोग को गवर्नमेंट नहीं चला रही, हम लोग को लॉज चला रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम कर सकती है, लॉ से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। क्लियर है। तो होप करता हूँ फ्रेंड इतना चीज़ आज आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग चलेंगे आर्टिकल 12 के ऊपर, उसके बाद 13, उसके बाद आगे धीरे धीरे पूरे फंडामेंटल राइट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोश के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, और फंडामेंटल राइट का जो ये टॉपिक है वो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, अपने पापा को दिखाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में दीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट सिर्फ उनके लिए नहीं है जो IAS, PCS या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो ये फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट जो है वो सारे इंडिविजुअल के लिए है, ताकि वो अपने राइट्स को जान सके। क्लियर है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है, बाय।